Chapters 2009 Following Willingly, 2010 Influencing the Five Regions, 2011 Divine Bean Soldier Calamity, 2012 Fang Di Chang's Death Chapter Start Chapter 2009 अपनी मर्जी से साथ आना अटैक। वू शुआई की एक दहाड़ से मानो तूफान आ गया और उसकी गूंज पूरे ग्रोटो हेवन में फैल गई। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के कई गू इमॉर्टल्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वू शुआई की इस जबरदस्त ताकत को महसूस करके उनके दिलों में डर और चिंता बैठ गई। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन ने बहुत लंबे समय से शांति देखी थी और कभी ऐसी आफत का सामना नहीं किया था। यहां तक कि मौजूदा ग्रोटो हेवन का मालिक ओल्ड इमॉर्टल हुआयू भी बेहद हैरान था, क्योंकि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन एक इन्फॉर्मेशन पाथ ग्रोटो हेवन था और हर तरह की इन्फॉर्मेशन और सुराग इकट्ठा करने में सबसे माहिर था। किसी भी हमले का पता उन्हें पहले से ही लग जाना चाहिए था। लेकिन ओल्ड इमॉर्टल हुआयू और बाकी सब इस हमले से पूरी तरह अनजान थे। वू शुआई का ये सरप्राइज अटैक एक मास्टरपीस माना जा सकता था। उसने अपने गू इमॉर्टल्स को ग्रोटो हेवन के अलग अलग इलाकों में टेलीपोर्ट कर दिया था, जिन्होंने वहां के जरूरी हिस्सों और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स पर जोरदार हमले शुरू कर दिए थे। ये घाट लगाकर किया गया हमला बेहद कामयाब रहा। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को भयंकर नुकसान हुआ। न सिर्फ टीचर जियांग जैसे बड़ी मेहनत से चुने गए फ्यूचर पोटेंशियल्स मारे गए, बल्कि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के ज्यादातर गू इमॉर्टल्स भी खत्म हो गए। डेट रहो, ये हमारा घर है, हम इसे खो नहीं सकते। मैंने रिइंफोर्समेंट्स के लिए पहले हाई रिक्वेस्ट भेजे दी है, हम इन कमीने बदमाशों को कामयाब नहीं होने दे सकते। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने चिल्लाकर कहा, जिससे सैनिकों का हौसला थोड़ा बढ़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ हिलाई, जिससे लिखे हुए अक्षर बाहर निकले। ये अक्षर एक तूफान की तरह ड्रैगन पलस पर बरस पड़े, अपने साथ घनी ठंडक लिए हुए। इमॉर्टल किलर मूव, कोल्ड वर्ड्स। जैसे हाई ड्रैगन पैलेस मूव की चपेट में आया, उसकी सतह पर बर्फ की परतें जमने लगी, जिससे उसकी स्पीड बहुत धीमी हो गई। बर्फ लगातार जमती और फैलती रही, और देखते ही देखते एक आदमी के घुटने तक ऊंची हो गई। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तो पूरा ड्रैगन पैलेस बर्फ में कैद हो जाएगा। वू शुआई ने गुस्से से नाक सिकोड़ी और अपना डिफेंसिव किलर मूव एक्टिवेट कर दिया। ड्रैगन पैलेस की सतह पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी, और ड्रैगन पैलेस की ताकत बढ़ती चली गई, जिससे नारंगी रंग की रोशनी की किरणें निकलने लगी। नारंगी रोशनी ओल्ड इमॉर्टल हुआयू की तरफ बढ़ी, जिसने तुरंत अपने बोलने वाले शब्द बदले और एक मूवमेंट मेथड का इस्तेमाल किया। इमॉर्टल किलर मूव, क्विक वर्ड्स। अगले हाइपैल, उसकी स्पीड तेजी से बढ़ी और उसने नारंगी रोशनी से खुद को बड़ी खूबी से बचा लिया। इमॉर्टल किलर मूव, विशियस वर्ड्स। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने अपने मुंह से अक्षरों की एक लहर थूकी। ये काले बैंगनी रंग के शब्द जहरीले तीरों की तरह ड्रैगन पलस पर जाकर फटने लगे। रंबल। लगातार धमाकों ने ड्रैगन पलस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही बड़ी मात्रा में जहरीला दूध ड्रैगन पलस के अंदर घुसने लगा। वू शुआई मेन सीट पर बैठा था। ये देखकर वो जरा भी नहीं घबराया और तुरंत डिफेंसिव मेथड्स एक्टिवेट करके इस खतरे को टाल दिया। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू की रेप्यूटेशन आइव हाई नहीं थी। उसमें सच में दम था, जो वो ड्रैगन पलस का सामना बिना हारे कर पा रहा था। नेचुरली, इसकी एक वजह यह भी थी कि ड्रैगन पलस एक एनस्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल गू हाउस था और गुलाम बनाने में सबसे माहिर था। इसके अलावा, वू शुआई ने 4 ड्रैगन जनरल्स को अभी तक सामने नहीं लाया था, जबकि उसने उन्हें इकट्ठा कर लिया था। वो आमतौर पर ईवल ड्रैगन का इस्तेमाल कर रहा था, जो ड्रैगन पलस का एक ट्रम्प कार्ड बन चुका था। ईवल ड्रैगन तबाही मचा रहा था। 2 हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स मकाट और लूटपाट कर रहे थे। वू शुआई को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि सिचुएशन पूरी तरह उसके फेवर में थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ओल्ड इमॉर्टल हुआयू और ज्यादा बेचैन होने लगा। वो जानता था कि वो ड्रैगन पलस के साथ उलझ चुका है और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को इस खतरे से बचाने के लिए उसी बाहरी मदद पर हाई डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन क्या रिइंफोर्समेंट्स टाइम पर पहुंच पाएंगे? ओल्ड इमॉर्टल हुआयू रिइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि उम्मीद बहुत कम है। भले ही उसकी रेप्यूटेशन काफी ऊंची थी, और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के रिश्ते आसपास के ग्रोटो हेवन फोर्सेस से काफी अच्छे थे, लेकिन ऐसे ताकतवर दुश्मनों से लड़ने के लिए उन लोगों से मदद मांगना? ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने खुद को उनकी जगह रखकर सोचा, अगर आसपास के किसी ग्रोटो हेवन पर हमला होता और वो उससे मदद मांगते, और दुश्मन 2 हेवंस अलायंस होता, तो वो भी हेजिटेट करता। 2 हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स तबाही मचाते रहे। हर तरफ जंग की आग भड़क रही थी और बेगुनाह मारे जा रहे थे। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड बचा है तो इस्तेमाल कर लो, अगर अब नहीं किया, तो तुम अपने ग्रोटो हेवन को नहीं बचा पाओगे।
हा हा हा। वू शुआई जोर से हंसने लगा। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू चुप रहा, उसका चेहरा गंभीर था। उनकी लड़ाई के असर से आसपास सब कुछ तबाह हो रहा था। ग्रोटो हेवन की दीवारों में सुराख हो रहे थे, जो अंदर की दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ रहे थे। अचानक वू शुआई की हंसी रुक गई और उसने गुस्से में चिल्लाया, बूढ़े चीसी। उसके बोलते ही बाहर से ची करंट्स की बेहिसाब लहर अंदर आई और एक विशाल हाथ में बदल गई। वो हाथ एक पहाड़ जितना बड़ा था और उसने ड्रैगन पलस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वो दूर जा गिरा। इसके बाद एक लंबा और मजबूत साया ग्रोटो हेवन के आसमान में दिखा, जो नीचे ड्रैगन पलस को देख रहा था। ची सी एंसेस्टर। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने ऊपर देखा और हैरानी और खुशी से कहा। ची सी एंसेस्टर का आना उसके लिए सरप्राइज था, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे ये नॉर्मल लगा। ची सी एंसेस्टर वू शुआई का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो वू शुआई को टू हेवंस की फोर्सेस के साथ मनमानी करते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। रो। ड्रैगन पैलेस पीछे हटा जबकि ईवल ड्रैगन ने उसकी जगह ले ली। ची सी एंसेस्टर ने, हालांकि, अपने हाथ पीछे बांध रखे थे और अटैक करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वू शुआई, अभी रुक जाओ, मैं तुम सबको पीछे हटने दे सकता हूं। अगर हम सच में लड़ा, तो तुम्हारी टू हेवंस अलायंस का वजूद मिट जाएगा। तुम। ड्रैगन पैलेस से वू शुआई की गुस्से भरी आवाज आए, ची सी एंसेस्टर। ईवल ड्रैगन रुक गया, वू शुआई जैसे सोच में पड़ गया था। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने राहत की सांस ली और की सी एंसेस्टर की तरफ बेहद शुक्रिया भरी नजरों से देखा। ची सी एंसेस्टर ने यह प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन को बचाने के लिए किया था, ताकि ये जगह बर्बाद ना हो। यह आसान नहीं था। टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स हर तरफ फैले हुए द ची सी एंसेस्टर मौके का फायदा उठाकर अन पर हमला कर सकता था और टू हेवंस अलायंस को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन की सी एंसेस्टर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के बारे में सोचा। और इससे पहले ओल्ड इमॉर्टल हुआयू कभी भी की सी एंसेस्टर के कांटेक्ट में नहीं आया था। ची सी एंसेस्टर ने मुझ जैसे एक अनजान के लिए इतनी सुरक्षा दिखाई। वो सच में एक मशहूर एक्सपर्ट और ईस्टर्न सी के राइचस पाथ के लीडर कहलाने के लायक हैं। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू बेहद इमोशनल हो गया। लेकिन अगले हाईपैल ईवल ड्रैगन ने हमला कर दिया और ड्रैगन पैलेस ठीक उसके पीछे आ गया। ची सी एंसेस्टर, इस दिन की लड़ाई को काफी टाइम हो गया। फिर से मेरा मूव झेलो, वू शुआई ने चिल्लाया। कमीन। वू शुआई को पीछे से हमला करते देख ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने गाली दी। लेकिन की सी एंसेस्टर मुस्कुरा रहा था जैसे वो पहले से ही तैयार था। आओ। बूम। अगले हाईपैल ईवल ड्रैगन और ड्रैगन पलस एक ठोस और मजबूत की दीवार से जा टकराए। की दीवार टूट गई, लेकिन ईवल ड्रैगन और ड्रैगन पलस का मोमेंटम भी पूरी तरह खत्म हो गया। बूढ़े चीसी, मुझे खुशी है कि तुम इतने एनर्जेटिक हो। हम बाद में लड़ेंगे। वू शुआई ने देखा कि उसी कोई फायदा नहीं हो रहा है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ड्रैगन पलस और इविल ड्रैगन ने बैटलफील्ड छोड़ दिया और ग्रोटो हेवन से बाहर निकल गए। टू हेवंस अलायंस के गू इमॉर्टल्स की भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वो भी पीछे हटने लगे। उन्हें डर था कि ड्रैगन पैलेस उन्हें इस खतरनाक जगह पर अकेला ना छोड़ दे। वू शुआई का ग्रुप जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से चला गया, पीछे छोड़ गया जंग की आग और बर्बादी। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने राहत कार्य शुरू करने और सिचुएशन को आराम से संभालने की जगह पहले की सी एंसेस्टर की तरफ उठकर गया और गहराई से झुका। एंसेस्टर, आपने हमें दुश्मनों को खदेड़ने में मदद की। प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन का हर शख्स आपके इस एहसान के लिए आपका शुक्रगुजार है। ची सी एंसेस्टर ने चमकदार मुस्कान के साथ ओल्ड इमॉर्टल हुआयू का हाथ पकड़ा और उसी ऊपर उठाया। हम दोनों इंसान हैं। वेरिएंट ह्यूमंस के खिलाफ एकजुट होना और एक दूसरे की मदद करना नेचुरल है। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने नफरत से कहा, वू शुआई इंसानियत की हुकूमत को पलटने की कोशिश कर रहा है। वो एक पागल और नीच आदमी है। वो प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन में सबका दुश्मन है। जब तक वो मर नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। ची सी एंसेस्टर ने सर हिलाया। मौजूदा दौर में अफरा तफरी का वक्त आ रहा है। इससे कौन बच सकता है? अच्छा है कि तुम ये समझ गए हो। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने अपने हाथ जोड़े और फिर से झुका। इस दुनिया के इमॉर्टल्स को देखें तो सिर्फ एंसेस्टर की ताकत और इज्जत हर तरफ फैली है। आपका आचरण सम्मान के लायक है। आज से प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन आपके आदेश पर चलेगा। हम आपके हर इंतजाम को मानेंगे। ची सी एंसेस्टर ने मुस्कुराया। भाई हुआयू, चलो वेरिएंट ह्यूमंस के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हम अपने घरों की रक्षा करेंगे और एक खूबसूरत फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। चैप्टर 2010 5 रीजन्स पर असर प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन। एक चाय की सभा चल रही थी।
ओल्ड इमॉर्टल हुआयू नीचे वाली सीट पर बैठा था जबकि उसने फैंग युआन को मेन सीट दी थी। फैंग युआन ने ची सी एंसेस्टर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके गु इमॉर्टल से बात की और ईस्टर्न सी के ऊपर व्हाइट हेवन के हिस्से के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल की। चाय की सभा में सिर्फ प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन के गु इमॉर्टल्स हाई नहीं थे। ची सी एंसेस्टर के दुश्मनों को खदेड़ने के बाद गु इमॉर्टल्स रीइंफोर्समेंट्स के लिए आते रहे। यह गु इमॉर्टल्स आसपास के फोर्सेस से थे और प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन की मदद करने में लेट हो गए थे, लेकिन ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने उनसे रुकने और इस चाय सभा में शामिल होने को कहा। ची सी एंसेस्टर ने साफ साफ कहा, वो पहले हाई हेवनली कोर्ट से गठबंधन कर चुका है और टू हेवंस की इंसानी ताकतों को भारती करना चाहता है ताकि वुशवाई के वेरिएंट ह्यूमन अलायंस से लड़ा जा सके और इंसानियत के राइचस पाथ की रक्षा की जा सके। ओल्ड इमॉर्टल हुआयू ने इसका सबसे पहले सपोर्ट किया और बाकी फोर्सेस ने भी काफी जोश के साथ हामी भरी। कई गु इमॉर्टल्स ने तो ची सी एंसेस्टर के फैक्शन में शामिल होकर वुशवाई के हिंसा और अत्याचार से भरे अलायंस से लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। कुछ गु इमॉर्टल्स ने थोड़ा सोचा जबकि कई दूसरों को अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करके डिसीजन लेना था। चाय की सभा खत्म हुई। फैंग युआन रिजल्ट से काफी खुश था। अगर यूएसईवाई टू हेवंस के ग्रोटो हेवंस में दखल देना था तो पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट था। वुशवाई के एक्टिव कोऑपरेशन से लगभग सभी टू हेवंस के गु इमॉर्टल्स ने वुशवाई की ताकत को मान लिया था और खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। सबको एहसास हो गया था कि वो इस मुसीबत से बच नहीं सकते क्योंकि प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन जैसी ताकतवर फोर्स भी लगभग खत्म हो गई थी। अगर ची सी एंसेस्टर ने मदद ना की होती तो प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन का नाम और निशान मिट जाता। अफरा तफरी का दौर आ रहा था और कोई इससे अलग नहीं रह सकता था। सिर्फ इस अफरा तफरी की लहरों पर सवार होकर ही वो जिंदा रह सकते थे और मजबूत हो सकते थे। ची सी एंसेस्टर को 5 ग्रोटो हेवन फोर्सेस को मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑफ कोर्स उन्हें इंटीग्रेट करने में थोड़ी और मेहनत लगेगी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे रूल्स जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स अभी फाइनल होने बाकी थे। फिर भी ची सी एंसेस्टर के इस कदम ने टू हेवंस की फोर्सेस में एक बड़ा बदलाव ला दिया था, यहां तक कि इसने इंसानियत और वेरिएंट ह्यूमन रेसेस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की पूरी सिचुएशन को भी प्रभावित किया। फैंग युआन नेचुरली इस खबर को छुपाने वाला नहीं था। जैसे ही चाय की सभा खत्म हुई उसने ये खबर ट्रेजर येलो हेवन में फैला दी। एक पाल में 5 रीजन्स की गु इमॉर्टल दुनिया में तहलका मच गया। कुछ लोग दुनिया के बदलते हालात और आने वाली अफरा तफरी पर अफसोस कर रहे थे, कुछ किसी एंसेस्टर के इस राइचस मूव की तारीफ कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि वो इंसानियत को लीड करने की जिम्मेदारी उठा सकता है, कुछ वुशवाई के अगले कदम का अंदाजा लगा रहे थे और कुछ ईस्टर्न सी की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे। ची सी एंसेस्टर को सब ईस्टर्न सी का सबसे ताकतवर एक्सपर्ट मानते थे। अब जब वो हेवनली कोर्ट के इतने करीब आ गया था तो ईस्टर्न सी के राइचस पाथ फोर्सेस इस रिश्ते को कैसे देखेंगे। 5 रीजनल वॉल्स खत्म हो चुकी थी, 5 अलग रीजन्स एक हो गए थे। किसी भी एक तरफ का बदलाव पूरे 5 रीजन्स की सिचुएशन को बदल सकता था। ची सी एंसेस्टर जैसे आइडेंटिटी और स्टेटस वाले एक्सपर्ट का हर कदम पूरी दुनिया पर गहरा असर डाल सकता था। ईस्टर्न सी, शेन क्लैन। क्या एंसेस्टर शेन शांग के ठिकाने के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं है? शेन कॉन्ग शेंग ने ठंडी सांस ली। मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं करता, ची टाइड्स हर जगह उठ रही हैं और डिवाइन एम्परर सिटी एक बहुत हाई सुरक्षित इलाका है। एक शेन क्लैन के गु इमॉर्टल ने पूछा। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, ची सी एंसेस्टर ने अब हेवनली कोर्ट से गठबंधन कर लिया है, उन्होंने तो प्राइमोर्डियल ओरिजिन के ट्रू इनहेरिटेंस का आखिरी हिस्सा भी दे दिया है। हमें क्या करना चाहिए? शेन कॉन्ग शेंग ने जवाब दिया, मैंने इस बारे में सोंग ची युआन, हुआ काइये और दूसरे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर्स से पहले हाई डिस्कस कर लिया है। ची सी एंसेस्टर हमारे ईस्टर्न सी के एक्सपर्ट हैं, उन्हें हेवनली कोर्ट रिक्रूट नहीं कर सकता। हर क्लैन अपनी ट्रेजरी से कल्टिवेशन रिसोर्सेज का एक हिस्सा निकालेगा और एंसेस्टर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करेगा। शेन क्लैन के गु इमॉर्टल ने सर हिलाया, इस बात पर कोई एतराज ना जताते हुए। ची सी एंसेस्टर को अपनी तरफ करना सबसे जरूरी था। उनकी बैटल स्ट्रेंथ के अलावा इसकी वजह यह भी थी कि वो की पाथ कल्टिवेट करते थे। इस वक्त ईस्टर्न सी की सुपर फोर्सेस ची पाथ डेवलप करने की सोच रही थी और अगर उन्हें इस मामले में किसी एंसेस्टर की मदद मिल जाती तो उन्हें दोगुना फायदा होता। फैंग युआन ने पहले एक जबरदस्त शो किया था। गु इमॉर्टल दुनिया में सब सोचते द कि सी एंसेस्टर को नई जनरेशन को गाइड करना और सपोर्ट करना पसंद है। इससे ईस्टर्न सी की सुपर फोर्सेस को लगा कि इस मामले में पॉसिबिलिटी काफी हाई है। वेस्टर्न डेजर्ट, फैंग क्लैन का हेडक्वार्टर्स। फैंग गोंग का चेहरा गुस्से से भरा था।
हम इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हेवनली कोर्ट अभी भी फैंग दी चांग को छोड़ना नहीं चाहता। वहां जमा फैंग क्लैन के एक गु इमॉर्टल ने कहा, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, मेरी मानिए तो हेवनली कोर्ट बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वो बस टाइम खराब कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। HMPH। फैंग गोंग ने अपना दाहिना मुक्का मेज पर दे मारा। वो गुस्से में था लेकिन लाचार भी। फेट वॉर में फैंग क्लैन का नुकसान सबसे बड़ा था। उन्होंने न सिर्फ डिवाइन बीन पैलेस खोया, बल्कि उनका स्ट्रेटेजिस्ट फैंग दी चांग भी दुश्मन के हाथों पकड़ा गया और अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। फैंग क्लैन को यही लगा कि फैंग दी चांग को हेवनली कोर्ट ने पकड़ा है, इसलिए उन्होंने चुपके से हेवनली कोर्ट से कांटेक्ट किया और फैंग दी चांग को छुड़ने के लिए एक बड़ी कीमत अदा करने की पेशकश की। लेकिन हेवनली कोर्ट उनकी रिक्वेस्ट को लगातार टाल रहा था। फैंग दी चांग फैंग क्लैन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। उसके बिना फैंग क्लैन बिना स्ट्रैटेजिस्ट के था। फैंग क्लैन ने जब डिवाइन बीन पैलेस को रिफाइन किया था, तब उनके पास अपना स्टेटस बढ़ाने और वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ का लीडर बनने का मौका था। लेकिन डिवाइन बीन पैलेस और फैंग दी चांग दोनों चले गए, जिससे फैंग क्लैन का लीडर बनने का सपना टूट गया। फैंग गोंग का मूड बहुत खराब था, खासकर चीसी एंसेस्टर के एक्शंस के बारे में सुनने के बाद। चीसी एंसेस्टर ने ईस्टर्न सी को लीड करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं फैंग क्लैन, हम बस एक ही जगह रुके हुए हैं। फैंग गोंग ने लाचारी महसूस की। एक ही चीज जिससे उसी थोड़ी खुशी मिली वो ये थी कि फैंग दी चांग ने फ्यूचर के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी और फैंग क्लैन का विजडम पाथ इनहेरिटेंस फैंग यू को सौंप दिया था। जब हेवनली कोर्ट फैंग दी चांग को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हमें फैंग यू को कल्टिवेट करने को हाई प्रायोरिटी देनी होगी। फैंग गोंग ने फैसला किया। वो और इंतजार नहीं कर सकते थे। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक गु इमॉर्टल को कल्टिवेट करना, खासकर एक काबिल विजडम पाथ गु इमॉर्टल को, बहुत वक्त लगता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट। कीन डिंगलिंग ने इंटेल देखी और मुस्कुराए, खुद से बड़बड़ाते हुए, फैंग क्लैन सच में फैंग दी चांग को वापस खरीदने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। अगर उन्हें पता चला कि फैंग दी चांग तो कब का बदल चुका है और अब फैंग युआन का क्लोन है, तो उनका क्या हाल होगा? हेवनली कोर्ट को फैंग दी चांग की आइडेंटिटी पहले से ही पता थी। मौजूदा डिवाइन एम्परर सिटी की रक्षा जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल की विल कर रही थी। उसने इस बारे में कीन डिंगलिंग को बता दिया था। भले हाई फैंग दी चांग डिवाइन बीन पैलेस की पेंटिंग में बैंड था, उसके पास थोड़ी अथॉरिटी थी और वो जिद से विरोध कर रहा था, यहां तक कि जेनेसिस लोटस की विल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। कीन डिंगलिंग मुस्कुराए, गु इमॉर्टल सीड्स का जो पहला बैच हमने भेजा था, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। उनके पास ऐप फैंग दी चांग को हराने की ताकत आ चुकी है। जैसे ही हम उसी पकड़ लेंगे, हम उसके और फैंग युआन के बीच के क्लोज कनेक्शन का इस्तेमाल करके फैंग युआन की में बॉडी की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। स्पेक्ट्रल सोल चुपके से फैंग युआन की में बॉडी को ढूंढ रहा था और हेवनली कोर्ट भी वही कर रहा था। कीन डिंगलिंग जानती थी कि फैंग युआन इस वक्त कमजोर हालत में है और यह फैंग युआन को मारने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर वो फैंग युआन को मार पाते, तो न सिर्फ हेवनली कोर्ट की रेप्यूटेशन वापस आ जाती, बल्कि उन्हें जंग में जीत के तौर पर बहुत कुछ मिलता। चाहे वो फैंग युआन के पास के अलग अलग इनहेरिटेंसेस हो, उसके गु वॉर्म्स, उसका सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर, या हेवन एंड अर्थ के सेक्लूडेड डोमेन्स, ये सब चीजें हेवनली कोर्ट को चाहिए थी। कीन डिंगलिंग फेरी जी वेई की जगह हेवनली कोर्ट को संभाल रही थी। भले ही वो सिर्फ एक लकपात गु इमॉर्टल थी, उसने अपनी पूरी कोशिश की और हर दिन बिजी रहती थी। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। अंदरूनी तौर पर हेवनली कोर्ट दास बड़े एंशिएंट सेक्ट्स को लीड कर रहा था, एक्टिवली टैलेंट्स को कल्टिवेट कर रहा था और अपनी ताकत वापस हासिल कर रहा था। बाहरी तौर पर हेवनली कोर्ट ईस्टर्न सी से गठबंधन कर रहा था। उन्होंने पहले की सी एंसेस्टर को अपनी तरफ किया, लेकिन कीमत थी प्राइमोर्डियल ओरिजिन के ट्रू इनहेरिटेंस का आधा हिस्सा। वो जल्द हाई फैंग दी चांग को पकड़ने वाले द और उनकी फैंग युआन की में बॉडी को पकड़ने की उम्मीदें स्पेक्ट्रल सोल से भी ज्यादा थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा हेवनली कोर्ट इंसानियत का सुप्रीम लीडर है और हमेशा रहेगा। चैप्टर 2011 डिवाइन बीन सोल्जर का कहर डिवाइन एम्परर सिटी। पेंटिंग के अंदर फैंग दी चांग ने अपना हाथ लहराया। तुरंत बड़ी मात्रा में सफेद रेत उड़कर चारों तरफ फैल गई। सफेद रेत जमीन पर गिरी और तुरंत दूध के पडल्स में पिघलकर जमीन के अंदर समा गई। बड जमीन से हवा के बुलबुले उठने लगे। जमीन के नीचे दबे बीजों ने दूध को पी लिया और तेजी से बढ़ने लगे। 3 मिनट में फैंग दी चांग ने अपने पास मौजूद रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल मिल्क सैंड का छोटा सा हिस्सा खर्च कर दिया।
बंजर जमीन बेहद उपजाऊ हो गई और हरे बीज के अंकुर जमीन की सतह तोड़कर बाहर निकल आए। फिर से फैंग दी चांग ने एक स्नोपाथ इमॉर्टल मटेरियल निकला। इमॉर्टल मटेरियल हवा में उछाला गया और डिवाइन एम्प्रेस सिटी ने यूएसईवाई डाइजेस्ट कर लिया, जिससे टूटी हुई बिजली की किरणें पूरे बीजों के खेत पर फैल गई। टूटी हुई बिजली ने कोमल अंकुरों को हल्का सा छुआ और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल को उकसाया। अंकुर एक दिखने वाली स्पीड से बढ़ने लगे। जारी राखो। बिजली की किरणें गायब होने के बाद फैंग दी चांग ने तीसरा इमॉर्टल मटेरियल निकला। वक्त गुजरता गया। लगभग 3 दिन और 3 रात के बाद फैंग दी चांग ने धीरे धीरे अपनी हरकतें रोकी। उसने खेत की तरफ देखा। बीज ऐप डिवाइन बीन सोल्जर्स बांध चुके थे। वो कतारों में खड़े बिल्कुल शांत और मूर्तियों की तरह स्थिर फैंग दी चांग के आदेश का इंतजार कर रहे थे। फैंग दी चांग ने ठंडी सांस ली, सोचते हुए, ये डिवाइन बीन सोल्जर्स का आखिरी बैच है। मेरे इमॉर्टल मटेरियल्स लगभग सब खर्च हो चुके हैं। फैंग युआन का क्लोन होने के नाते जब फैंग दी चांग जेनेसिस लोटस की विल के जाल में फंसा तो वो पेंटिंग में कैद हो गया। फेट वॉर के बाद से इस दौरान वो अपनी में बॉडी के उसी बचाने का इंतजार कर रहा था और अपनी पूरी ताकत से सेना इकट्ठी कर रहा था। लेकिन अब तक मेन बॉडी यूएसईवाई बचाने नहीं आई थी। फैंग दी चांग सिर्फ खुद को बचाने की तैयारी कर सकता था। वो अब पेंटिंग में फंसा हुआ था, ना तो मेन बॉडी से कांटेक्ट कर सकता था और ना हाई ट्रेजर येलो हेवन को एक्सेस कर सकता था। लेकिन उसने डिवाइन बीइंग पल्स को रिफाइन किया था, इसलिए उसके पास अभी भी कुछ अथॉरिटी थी। यही वजह थी कि जेनेसिस लोटस की विल कम समय में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। फैंग दी चांग ने इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके डिवाइन बीन पल्स की ताकत से डिवाइन बीन सोल्जर्स को कल्टिवेट किया। वो लगातार डिवाइन बीन सोल्जर्स इकट्ठा कर रहा था और अब उनकी संख्या एक विशाल पैमाने पर पहुंच चुकी थी। वक्त आ गया है। निकलो, हमला करो और सारी पेंटिंग्स पर कब्जा कर लो। फैंग दी चांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कमांड दिया। डिवाइन बीन सोल्जर आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो कई डिविजन्स में बंट गए और पेंटिंग के किनारे की तरफ बढ़े और दूसरी पेंटिंग की दुनिया पर हमला कर दिया। एम्प्रेस सिटी के बाहर एक बड़ा खेत था। गेहूं पतझड़ की हवा में लहरा रहा था और कई किसान उनकी कटाई कर रहे थे। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ, हर परिवार ने अच्छी फसल काटी है। ये कैसा शोर है? किसान खुशी से बात कर रहे थे जब उन्हें अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी और वो हैरान हो गए। 300 से ज्यादा डिवाइन बीन सोल्जर्स का एक ग्रुप इस पेंटिंग की दुनिया में घुस आया। उन्होंने इन किसानों को देखा और खून की महक सूंघने वाली शार्क्स की तरह बिहेव किया। वो बहुत तेजी से आगे बढ़े और जिसे भी देखा मार डाला। भागो, यहां राक्षस हैं, भागो, मुझे छोड़ दो, छोड़ ग। हर तरफ खून फैल गया। आखिरी किसान का सर और धड़ अलग हो गए और वो खून के तालाब में गिर गया। डिवाइन बीन सोल्जर्स ने सभी इंसानों को मार डाला और इस पेंटिंग की दुनिया पर कब्जा कर लिया। एम्प्रेस सिटी के बाहर एक दूसरी पेंटिंग में बसंत का मौसम था और नज़ारा बेहद खूबसूरत था। स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और नौजवान लड़कियों का एक बड़ा ग्रुप घूमने निकला था। उनकी खुशियों भरी बातों के बीच अचानक कई डिवाइन बीन सोल्जर्स आ गए, जिससे लड़कियां चीखने लगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़कियों को परेशान करने की? ये क्या चीजें हैं? स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ने हैरत से देखा जब गार्ड्स ने डिवाइन बीन सोल्जर्स को घेर लिया। डिवाइन बीन सोल्जर्स ने हमला शुरू कर दिया। गार्ड्स पहले से हाई सतर्क, इसलिए लड़ाई बराबरी पर आ गई। इन अजीब चीजों के इरादे नेक नहीं हैं। ये सब कहां से आ गए? छोड़ो ये सब, पहले इन्हें मारने के बाद बात करते हैं। स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ने गू मास्टर गार्ड्स के साथ मिलकर हमला किया और इन डिवाइन बीन सोल्जर्स को ज्यादा मेहनत किए बिना मार डाला। लेकिन जल्द ही 1000 डिवाइन बीन सोल्जर्स की आर्मी इस पेंटिंग की दुनिया में आ पहुंची। इस बार गार्ड्स, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स उनका सामना नहीं कर पाए। एक कड़ी जंग के बाद उनमें से ज्यादातर मारे गए और डिवाइन बीन सोल्जर्स ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया, जबकि एक छोटा सा हिस्सा इस पेंटिंग की दुनिया से पीछे हटकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हर डिवाइन बीन सोल्जर के पास अनोखी ताकत थी और वो कम से कम एक डेसोलेट बीस्ट लेवल का था, लेकिन पेंटिंग की दुनिया में उन्हें उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, जहां इमोर्टल और मोर्टल के बीच का अंतर ना के बराबर था। इसके अलावा डिवाइन बीन सोल्जर्स को दूसरी पेंटिंग दुनिया में रैंडमली ट्रांसपोर्ट किया गया था, इसलिए उनकी संख्या बराबर नहीं थी। फैंग दी चांग ने एक भारी हमला किया था, लेकिन डिवाइन बीन सोल्जर आर्मी हर तरफ बिखरी हुई थी और अपने अपने हमलों में लगी हुई थी। इसलिए कुछ डिवाइन बीन सोल्जर्स ने अच्छी प्रगति की, कुछ को सख्त विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को पेंटिंग की दुनिया के गू मास्टर्स ने सीधे हाई खत्म कर दिया। फिर भी फैंग दी ढंग ने जल्द हाई एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। मेरा अंदाजा सही था।
डिवाइन बीन पैलेस की पेंटिंग्स एम्परर सिटी की पेंटिंग्स से जुड़ी हुई हैं। भले हाई मैं यहाँ बैंड हूँ, मेरे डिवाइन बीन सोल्जर्स डिवाइन बीन पैलेस से निकले हैं और पूरे डिवाइन एम्परर सिटी के साथ एक ही मूल के हैं, इसलिए वो बाहर निकल सकते हैं। ये डिवाइन बीन सोल्जर्स जितनी ज्यादा पेंटिंग दुनिया पर कब्जा करेंगे, उतना ही ज्यादा कंट्रोल मेरा डिवाइन एम्परर सिटी पर होगा। एक खास हद तक कंट्रोल हासिल करने के बाद मैं एक कदम और आगे बढ़कर जेनेसिस लोटस की विल को दबा सकता हूं और डिवाइन एम्परर सिटी का मालिक बन सकता हूं। फैंग दी चांग के इस बड़े कदम ने हेवनली कोड द्वारा डिवाइन एम्परर सिटी की पेंटिंग दुनिया में भेजे गए गू इमॉर्टल सीड्स को इकट्ठा होने और एक प्लान डिस्कस करने पर मजबूर कर दिया। इन डिवाइन बीन सोल्जर्स का क्या चक्कर है? चेन डा जेंग ने मता सिकोद। सन याओ की एक लाल थी, मुझे भी नहीं पता, ये राक्षस अचानक प्रकट हुए और बेरहमी से मारकाट करने लगे, ये बेहद क्रूर हैं। वो बेचारे भिखारी और बेघर लोग सब इन राक्षसों के हाथों मारे गए। शायद ये हमारे लिए कोई फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर है या शायद ये एक टेस्ट है। टैंग आर यू ची ने अंदाजा लगाया। यिंग शेंग जी ने माथा सिकोड़ा। मैंने कई डिवाइन बीन सोल्जर्स को मारा है, लेकिन अब तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। वे वू शांग ने शांति से एनालाइज किया, डिवाइन बीन सोल्जर्स डिवाइन बीन पैलेस का प्रोडक्ट हैं। अफवाहों के मुताबिक गू इमॉर्टल्स इन वुड पाथ सोल्जर्स को डिवाइन बीन पैलेस में बड़ी संख्या में पाल सकते हैं। जब लड़ाई का वक्त आता है तो गू इमॉर्टल उन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए छोड़ सकता है। पहले जब डिवाइन बीन पैलेस वेस्टर्न डेजर्ट के पास था, उन्होंने हमारे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में डिवाइन बीन सोल्जर्स को फैला दिया था। तो इन डिवाइन बीन सोल्जर्स के अचानक प्रकट होने के पीछे क्या वजह है? चाओ शू ये ने पूछा। वे वू शांग ने अपना सर हिलाया। मुझे नहीं पता, हमें यहाँ आए हुए कुछ टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ की पेंटिंग दुनिया बहुत विशाल और गहरी है, हम इसके कई राज नहीं जानते। वजह ढूंढने की कोशिश करने का क्या फायदा? ठीक उसी वक्त सियो ची जिंग वहां चलता हुआ आया। आह, यह तो भाई सियो हैं। तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, या तुम मामले की सच्चाई जानते हो? इनगू इमॉर्टल सीड्स ने एक के बाद एक पूछा। वो सियो ची जिंग को बहुत मानते थे क्योंकि उसने उन सबके बीच सबसे अच्छी प्रोग्रेस की थी। वो मिलिट्री फैक्शन में घुल मिल गया था और लगातार रैंक्स में आगे बढ़ रहा था और अब एक जूनियर ऑफिसर बन चुका था। सियो ची जिंग ने कहा, मुझे इन डिवाइन बीन सोल्जर्स के प्रकट होने के पीछे की वजह से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ऊपर से आदेश आया है कि सेना को इन डिवाइन बीन सोल्जर्स को खत्म करने के लिए मोबिलाइज किया जाए। इस बार मैं अपनी टुकड़ी को अकेला लीड कर रहा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। हम मिलकर इन डिवाइन बीन सोल्जर्स को मारेंगे। लड़ाई के बाद इनाम जरूर मिलेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन राक्षसों को मारा जाना चाहिए, चेन दा जेंग ने कहा। सन याओ ने सर हिलाया। ये डिवाइन बीन सोल्जर्स बहुत क्रूर हैं, वो इंसानी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते। मैं उन बेचारे भिखारियों और बेघर लोगों का बदला लूंगी। मुझे भी गिन लो। चाओ शू ये ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। जल्द ही इन सभी गू इमॉर्टल्स ने हामी भर दी और वक्ती तौर पर सियो ची जिंग के सबॉर्डिनेट्स के रूप में शामिल हो गए। सियो ची जिंग जोर से हंसा। अपनी ताकत और मैनपावर में इस बड़े इजाफ से वो खुश और गर्व महसूस कर रहा था। चलो चलो इन डिवाइन बीन सोल्जर्स को मार डालें। चैप्टर 2012 फैंग दी चांग की मौत डिवाइन एम्परर सिटी पेंटिंग की दुनिया। एक विशाल प्लाजा में सियो ची जिंग एक बड़ी सेना के साथ डिवाइन बीन सोल्जर्स के एक ग्रुप का सामना कर रहा था। इस डिवाइन बीन सोल्जर्स के ग्रुप का पैमाना सियो ची जिंग की तरफ से बड़ा था। इनसे कैसे लड़ेंगे? सन युआन हुआ ने जैसे ही पूछा, डिवाइन बीन सोल्जर्स ने हमला बोल दिया। सियो ची जिंग ने अपनी तरफ वालों को हमला करने से रोका और मुस्कुराया। सब लोग कृपया अभी शांत रहे और देखें कि मैं इनसे कैसे लड़ता हूं। ये कहकर सियो ची जिंग ने लगातार अपनी उंगलियों को झटका। उसके अपचर से बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स उड़कर निकले। यह गू वॉर्म्स जमीन पर गिरे और इंसानी रूप में बदल गए। उनमें से ज्यादातर आम सैनिक कुछ साफ तौर पर एलीट्स लग रहे थे और बेहद कम संख्या में कुछ बहुत ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली दिख रहे थे। यह सोल्जर गू, सार्जेंट गू, लेफ्टिनेंट गू हैं। गू टिंग ने अपनी उंगली सिकोड़ी। यही होने चाहिए। वे वू शांग ने मोटा मोटा जीना। 500 से ज्यादा हैं। लगता है सियो ची जिंग ने मिलिट्री कैंप में सच में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है जो इतने सारे ह्यूमन पाथ गू वॉर्म्स इकट्ठा कर पाया। फॉर्मेशन। सियो ची जिंग चिल्लाया और एरो फॉर्मेशन गू को एक्टिवेट किया। ये सैनिक तुरंत इकट्ठा हो गए। कैप्टन्स ने लेफ्टिनेंट्स को लीड किया, लेफ्टिनेंट्स ने सार्जेंट्स को और सार्जेंट्स ने सोल्जर्स को, और पूरी सेना ने एक विशाल तीर का रूप ले लिया जो सामने से आ रहे डिवाइन बीन सोल्जर्स की तरफ बढ़ा। चार्ज। सियो ची जिंग की सेना ने जोर से दहाड़ मारी। इसके विपरीत
डिवाइन बीन सोल्जर्स बिल्कुल शांत जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। दोनों सेनाएं आपस में टकराती लहरों की तरह थी जो एक दूसरे में घुलने लगी। सियो ची जिंग की निगाह बिजली की तरह तेज थी और उसने अपना पूरा ध्यान अपनी सेना को कंट्रोल करने में लगा दिया। इस केओटिक लड़ाई में उसकी सेना और भी हिस्सों में बंट गई, लेकिन उन्होंने हमेशा सबसे बेसिक मिलिट्री फॉर्मेशन बनाए रखा। इसके विपरीत डिवाइन बीन सोल्जर्स एक बेतरतीब और अव्यवस्थित ग्रुप थे। शुरुआती बराबरी के बाद सिचुएशन धीरे धीरे सियो ची जिंग के कंट्रोल में आने लगी। एक बार जब उसने अपर हैंड हासिल कर लिया तो यह एडवांटेज बढ़ता चला गया और जल्द ही ये पूरी तरह से डोमिनेंस में बदल गया। आखिर में सियो ची जिंग की तरफ ने पूरी जीत हासिल की और सभी डिवाइन बीन सोल्जर्स मारे गए। कैसा लगा? सियो ची जिंग जीत के साथ वापस लौटा और दूसरे गु इमॉर्टल सीड्स के सामने शो ऑफ किया। चाओ शुये ने अपनी एड़ घुमाई, जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। भाई सियो सच में कमाल के हो। चेन डा जियांग ने अंगूठा दिखाया। हा। सियो ची जिंग जो से हंसा और चेन डा जियांग से बोला, अगर तुमने इस वक्त मेरे जैसा रास्ता चुना होता तो आज तुम्हारे पास भी ऐसी ही उपलब्धियां होती। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने अभी सिर्फ एक पेंटिंग साफ की है। वे वू शंक ने कहा। लापरवाह मत बानो। ये सैनिक सिर्फ येलो बीन डिवाइन सोल्जर्स हैं। ये डिवाइन बीन सोल्जर का सबसे बेसिक टाइप हैं। गु टिंग ने कहा। वो आगे बढ़ते रहे और डिवाइन बीन सोल्जर से लड़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो डिवाइन एम्परर सिटी की सबसे बसलिंग सड़क पर पहुंचे। डिवाइन बीन सोल्जर्स शहर में लोगों को बेरहमी से मार रहे थे और वहां अफरा तफरी का मंजर था। सन याओ की एग गुस्से से लाल हो गई। जब वो पहली बार यहां आई थी तो इसी सड़क पर आई थी और उसकी रौनक का आनंद लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत नज़ारा डिवाइन बीन सोल्जर्स द्वारा पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। हर तरफ लाशें बिखरी थी और खून की नदियां बह रही थी। इसके लिए सबकी मदद लगेगी। सियो ची जिंग इस बार विनम्र था। रास्ते टांग हैं और साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सेना ठीक से मूव नहीं कर पाएगी। दूसरे गु इमॉर्टल सीड्स को कोई ऐतराज नहीं था और वो फ्रंट लाइंस पर जाकर हमला करने लगे। सियो ची जिंग पीछे रुका, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए और सोल्जर्स को आगे बढ़ने का कंट्रोल करते हुए। वो अच्छी तरह जानता था कि वो यहां जेनेसिस लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस के लिए कंपीट करने आया है। उसके साथ के येगू मास्टर्स उसके सबसे बड़े कंपेटिटर्स थे। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। यह इन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा मौका था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स के येगू मास्टर एलीट्स सच में अनोखे थे। सियो ची जिंग ने काफी प्रोग्रेस की थी और येगू मास्टर्स भी कुछ कम नहीं थे। यिंग शेंगजी लगातार डॉक्टर गु निकाल रहा था, जो इंसानी रूप लेकर हर जगह लोगों को बचा रहे थे। चेन डाजिंग बाहरी दरवाजे से गुजरा। ऑफिसर्स का एक ग्रुप उसके आसपास घूम रहा था जब वो एक लंबी तलवार और एक लोहे की जंजीर के साथ फ्रंट लाइंस में शामिल हुआ। सन याओ ने सियो ची जिंग को एक बड़ा सरप्राइज दिया। 3 फीमेल डांसर्स उसके चारों तरफ घूम रही थी। उनके लंबे स्लीव्स हवा में लहरा रहे थे और डिवाइन बीन सोल्जर्स को कमजोर कर रहे थे। इसके अलावा सन याओ के पास एक ह्यूमन पाथ किलर मूव भी था, जॉय इन हेल्पिंग पीपल। इस मूव ने उसके एलाइज को मजबूत किया। जहां तक वे वू शांग की बात है, वो केओटिक लड़ाई में ऐसे प्रकट और गायब हो रहा था जैसे पानी में मछली। ये लड़का थीफ गू में माहिर हो चुका है। सियो ची जिंग को एहसास हुआ। ये एलीट्स जैसे हाई एक्शन में आए, तुरंत चमक उठे। सियो ची जिंग ने भी भारी प्रेशर महसूस किया और खुद को चेतावनी दी, मैं सच में इन लोगों को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। यह केओटिक लड़ाई 5 मिनट तक चली, जिसके बाद पूरी सड़क साफ हो गई। बिना रुके सियो ची जिंग का ग्रुप एक बार फिर दूसरी पेंटिंग्स की तरफ बढ़ गया। उनके रास्ते में आने वाले सभी डिवाइन बीन सोल्जर्स मारे गए। नेचुरली वो अकेला ग्रुप नहीं था जो काउंटर अटैक कर रहा था। पेंटिंग दुनिया के योद्धाओं ने भी कई ग्रुप्स बनाए और लड़ाई में हिस्सा लिया, डिवाइन बीन सोल्जर्स को मारने लगे। ये फैन और होंगी भी दूसरे ग्रुप्स में घुले माइल्दी और चुपके से बात कर रहे थे। ये डिवाइन बीन सोल्जर्स सच में अजीब हैं, इनके कितने सारे टाइप्स हैं। 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स के मेंबर्स भी बड़े हो गए हैं, हमें खुद को छुपाना होगा और उनसे पकड़े नहीं जाना है। वो पेंटिंग दुनिया में एंटर करने वाले सबसे पहले लोग थे। इस वक्त उनकी जमा पूंजी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एलीट से कहीं ज्यादा थी, लेकिन ये फैन और होंगी सिर्फ चुपके से ही काम कर सकते थे। आखिरकार 5 रीजन्स की दुनिया मेन वर्ल्ड थी। एक बार जब हेवनली कोर्ट को उनके बारे में पता चल जाता तो सिचुएशन गड़बड़ हो जाती। काउंटर अटैकिंग ग्रुप्स जितना ज्यादा मारते उतने ही तेज होते जा रहे थे। उनकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ रही थी और कैजुअलिटीज कम हो रही थी। जब उन्हें काफी अनुभव हो गया
तो उन्होंने डिवाइन बीन सोल्जर्स के टाइप्स को पूरी तरह समझ लिया। येलो बीन डिवाइन सोल्जर्स सिर्फ कैनन फॉडर द, ग्रीन बीन सोल्जर्स उड़ते तीर चला सकते थे, रेड बीन सोल्जर्स खुद को फोड़ सकते थे, और ब्लैक बीन सोल्जर्स का डिफेंस सबसे मजबूत था। अलग अलग डिवाइन बीन सोल्जर्स की विशेषताएं समझने के बाद उन्होंने टारगेटेड अटैक्स शुरू कर दिए। यह डिवाइन बीन सोल्जर्स अपने बाहरी रूप से कहीं ज्यादा कमजोर थे। काउंटर अटैकिंग ग्रुप्स लगातार जीत हासिल करते गए और ज्यादा से ज्यादा इलाके वापस जीत लिए। आखिर में वो डिवाइन एम्परर सिटी की दीवारों पर इकट्ठा हुए। शहर की दीवारों के बाहर डिवाइन बीन सोल्जर्स का समुंदर था। ये देखकर सियो चीजिंग ने एक गहरी सांस ली। दुश्मन की सेना इतनी बड़ी थी कि उनका ग्रुप यूएसईवाई संभाल नहीं सकता था। वो सिर्फ दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर ही शहर को बचाने की उम्मीद कर सकते थे। डिवाइन बीन सोल्जर्स बिना किसी फॉर्मेशन के आगे बढ़े। सियो चीजिंग के ग्रुप ने शहर की दीवारों के ऊपर से लॉन्ग रेंज स्किल्स से हमला किया। डिवाइन बीन सोल्जर्स चींटियों की तरह थे और शहर की दीवारों पर चढ़ने लगे। शहर की रक्षा करने वालों ने अपनी जान दांव पर लगा दी और एक कदम भी पीछे नहीं हटे। पूरा बैटलफील्ड एक बड़ी मांस पीसने की मशीन जैसा था, हर सेकंड बड़ी संख्या में जाने जा रही थी। ये लड़ाई 3 दिनों और 3 रात तक चली। सियो चीजिंग थक कर कमजोर होकर जमीन पर बैठ गया। उसका बर्फ जैसा सफेद मिलिट्री रोब खून से लाल हो चुका था। चारों तरफ खुशी की चीरें गूंज रही थी, वो जीत गए थे। डिवाइन बीन सोल्जर्स के इस सबसे बड़े ग्रुप को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया था। जीत पक्की थी। ए फ्लैट हर पेंटिंग में बचे हुए डिवाइन बीन सोल्जर्स के छोटे ग्रुप्स को साफ करना था। 1 मिनट रुको, लगता है हम डिवाइन एम्परर सिटी से बाहर जा सकते हैं। हम डिवाइन बीन सोल्जर्स के रास्ते पर चलकर उनके बेस पर हमला कर सकते हैं। जब वो बैटलफील्ड साफ कर रहे थे, कई लोगों ने एक बड़ी खोज की। सेनाएं एक बार फिर इकट्ठा होने लगी और लड़ते हुए फैंग दी चांग तक पहुंच गई। इस पेंटिंग दुनिया में फैंग दी चांग की ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके पास अभी भी डिवाइन बीन सोल्जर्स का एक ग्रुप था। तो तुम हो इस सबके पीछे के मुख्य दोषी। तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी। क्यों? तुम्हें इन बेगुनाह लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी? भावनाएं हो रही थी, लेकिन सियो चीजिंग के ग्रुप ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप पीछे की तरफ खिसक गए। तो डिवाइन बीन सोल्जर कहर की वजह यह था। ये फैंग क्लैन का एक गू इमॉर्टल है, फैंग दी चांग, जिसने कभी डिवाइन बीन पलस को रिफाइन किया था। सोचा नहीं था कि वो अभी भी जिंदा है और वो पेंटिंग दुनिया में केओस फैला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सेक्स ने हमें यहां इससे खत्म करने के लिए भेजा है? अजीब है, हेवनली कोर्ट ने सीधे हमला करके फैंग दी चांग को क्यों नहीं मारा? शायद ये हमारे लिए एक टेस्ट है, या शायद हम उससे सिर्फ पेंटिंग दुनिया के रूल्स फॉलो करते हुए ही डील कर सकते हैं। सियो चीजिंग का ग्रुप तेजी से बात कर रहा था, उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। वो अपने अपने सेक्स द्वारा चुने और पाले गए थे, इसलिए उनके पास गू इमॉर्टल दुनिया के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन थी। उनके पास फेट वॉर के पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। मारो, अपने दोस्तों और परिवार का बदला लो। मैं इसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। पेंटिंग दुनिया के गू मास्टर्स ने फैंग दी चांग पर हमला कर दिया। बेवकूफों का झुंड। फैंग दी चांग बीच में खड़ा था और शांति से अपनी सेना को कमांड दे रहा था। उसके पास के डिवाइन बीन सोल्जर्स ने अपना फॉर्मेशन बदला और पानी की तरह स्मूथ मूव किया। अलग अलग टाइप्स के सोल्जर्स के बीच का कोऑपरेशन बेहद आसान और फ्लूइड था। तुरंत पेंटिंग दुनिया के योद्धाओं को भारी नुकसान हुआ। सियो चीजिंग का ग्रुप भी हैरान रह गया। इन डिवाइन बीन सोल्जर्स का पैमाना काफी छोटा है, उनके ऐसे रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं? एक गू इमॉर्टल उन्हें कमांड कर रहा है, वो पहले से बिल्कुल अलग हैं। हमें क्या करना चाहिए? लड़ें या पीछे हटें? ले दो, हमारे पास संख्या है। फैंग दी चांग भले हाई स्ट्रांग हो, लेकिन हमारे बीच का अंतर इमॉर्टल और मोर्टल के बीच का अंतर नहीं है। हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इमॉर्टल का वध करो। किसी ने ये नारा लगाया, जिससे सियो चीजिंग का ग्रुप बेहद उत्साहित हो गया। जैसे ही वो लड़ाई में शामिल हुए, फ्रंट लाइंस के गू मास्टर्स को लगा जैसे उन्हें मजबूत रीइंफोर्समेंट्स मिल गए हों। असल में सिर्फ वो ही नहीं, ये फैन और होंग ये भी लड़ाई में घुले मिल दी और चुपके से मदद कर रहे थे। फैंग दी चांग ने ठंडी सांस ली। उसके कमांड के तहत डिवाइन बीन सोल्जर्स का फॉर्मेशन लगातार बदलता रहा और बेहद स्थिर रहा। सियो चीजिंग के ग्रुप ने लंबे समय तक कड़ी लड़ाई की, लेकिन उन्हें यह देखकर डर लगा कि दुश्मन और उनकी तरफ के कैजुअल्टीज का अंतर एक भयावह स्टार पर पहुंच गया था। डिवाइन बीन सोल्जर्स को ना के बराबर नुकसान हुआ था। हमें क्या करना चाहिए? एक इमॉर्टल आखिरकार एक इमॉर्टल ही होता है। ऊपर से फैंग दी चांग एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल है।
सियो चीजिंग के ग्रुप का हौसला टूट गया और उनके मन में पीछे हटने का ख्याल आने लगा। वो फैंग दी चांग से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसी वक्त फैंग दी चांग का शरीर अचानक कांपा और उसने एक मुंह खून थूका। उसने ठंडी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। ठंडी हंसी हेस्ट हुए, जेनेसिस लोटस की विल, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार एक्शन लहाई लिया। फैंग दी चांग को जेनेसिस लोटस की विल ने दबा दिया था। डिवाइन बीन सोल्जर्स पर उसका कंट्रोल अब पहले जैसा स्मूथ नहीं रहा। सियो चीजिंग के ग्रुप ने तुरंत महसूस किया कि अन पर प्रेशर तेजी से कम हो गया है। वो हैरान और खुश थे और उन्होंने एक बार फिर हमला कर दिया। फैंग दी चांग के डिवाइन बीन सोल्जर्स गिरते रहे जब तक कि वो सब खत्म नहीं हो गए। फैंग दी चांग के पास खुद हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो सेना में तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा, अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार रहा था और कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ये ज्यादा देर तक नहीं चला। उसकी हालत बिगड़ती गई और उसी चोटें लगने लगी। कुछ और समय बाद फैंग दी चांग खून से लथपथ था और लड़खड़ने लगा। सोचा ना था कि मैं, फैंग दी चांग, ऐसी जगह पर मरूंगा। फैंग दी चांग ने दुख में चिल्लाते हुए जोर से खुद को फोड़ लिया। बूम! उसी घेरने वाले गू मास्टर्स सब मारे गए, किसी की लाश भी सालिम नहीं बची। थोड़ी देर के झटके के बाद बचे हुए गू मास्टर्स खुशी से चिल्लाने लगे, हम जीत गए, हमने आखिरकार यूएस शैतान को मार डाला। सॉब, पापा, माँ, मैंने आपका बदला ले लिया। सियो चीजिंग का ग्रुप भी उत्साहित था और उनके चेहरे लाल हो गए थे। हमने एक इमोर्टल को मार डाला। हमने एक इमोर्टल का वध करने में सफलता पाई। चैप्टर एंड।